बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है और सही मायनों में ऐलान जंग कर दिया है, और ये अब से पहले कभी भी ऐसा हमला नहीं हुआ। इसराइल ने ईरान की एम्बेसी जो शाम में मौजूद है वहां मिसाइल मारकर उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है, इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता। आप ये सोचिए कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि ईरान के एक सीनियर जर्नल कमांडर जो उनकी फौज के हैं, मोहम्मद रजा जहीदी, वो भी मारे गए और उसके साथ कई ईरानी डिप्लोमेट्स मारे गए हैं। देखिए, जंग हो, जितनी मर्जी बड़ी जंग हो, जितनी मर्जी बड़ी जंग हो, आप सफारतकारों को नहीं मारते। ये जो एम्बेसीज होती हैं या कॉन्सुलेट जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कॉन्सुलेट होते हैं कि लेट्स से अगर पाकिस्तान में ईरान का कॉन्सुलेट है तो वो जमीन ईरान की है। जो अमरीकी कॉन्सुलेट है वो जमीन अमरीका की है। अगर हमारा कॉन्सुलेट अमरीका में है तो वो जमीन हमारी है, हमने पैसे देकर ली होती। हर मुल्क वो लेता, वहां पर किसी का कानून लागू नहीं होता, उस मुल्क का सिर्फ कानून लागू होता है। यानी आप इमेजिन कर लें कि बदतरीन दुनिया की जंग हो जाए, बदतरीन जंग हो जाए, आप फिर भी एम्बेसी को नहीं निशाना बनाते, एम्बेसी आप उड़ाना शुरू कर दें। ये तो वही सूरत हाल हो गई कि अगर शाम में उन्होंने एम्बेसी उड़ाई है तो ईरान फिर इजराइल की जो एम्बेसीज है वो दुनिया भर में उड़ाना शुरू कर दे। ये तो आपने दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी में भी ऐसा नहीं होता कि आप कॉन्सुलेट पर जाकर हमला कर दे, वहां मिसाइल मार दे। दहशतगर्दों का तो चले समझ आता है, वैसे तो इजराइल बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मरकज है, लेकिन आप देखें ना, फिर भी वो एक कंट्री है, वो एयरफोर्स है। आपने पूरे के पूरे कॉन्सुलेट को फ्लैट कर दिया है, उसको उड़ाकर राख कर दिया है, लोग मार दिए, गाड़ियां तबाह कर दी। कॉन्सुलेट में लोग वीजे लगवाने के लिए आते हैं, वहां पर आपने मिसाइल मारकर लोगों को तबाह कर दिया है। ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में हंगामा मच गया है कि इजराइल ने, आप सोचिए कि इजराइल ने कितनी, यानी जिसे कहा यह जाता है, ये दुनिया का मुश्किल तरीन डिसीजन होता है कि आप किसी मुल्क की एम्बेसी को उड़ा दें, और उन्होंने पूरी एम्बेसी उड़ा दी है, यानी कॉन्सुलेट आपने उड़ा दिया है। ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया का सोचे कि वो इजराइल ने कितनी मुश्किल में ये फैसला लिया है कि उसकी फौज फेल हो गई है, उसकी प्रॉक्सी फेल हो गई है। अब ये हुआ क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन यहां पर शुरू होने वाला था। ये आपको पता है कि शाम में ही तो असल जंग छिड़नी है। असल कहानी ये है कि यहां पर अब जो मामला होने वाला था वो ईरान और रूस मिलकर दाइश का सफाया करने जा रहे थे। फौजें यहां पर आ रही हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने दाइश का खात्मा करना है, और 1.5 लाख फौज ब्रिटेन ने कहा तैयार है, और सबसे बड़ा दाइश का मरकज यहाँ खत्म करने जा रहे थे। आपको पता है शाम से दाइश का यानी उभार हुआ था, यहाँ से वो निकली थी, फिर उसके बाद वो दुनिया भर में फैली, और CIA ने और मोसाद ने काम किया। तो उन्होंने पैगाम क्या दिया है कि आप हमसे लड़ाई कर लें। यानी ये दो जो हमले हुए, एक मॉस्को में और एक ये जो हमला हुआ, ये दोनों आप ये समझ लें कि जानबूझकर कहा गया कि दुनिया की तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए। आप सोचें कि यूरोप में वीडियोस दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि एटमी हमला होगा, तो आपने करना क्या है? आपने किन किन चीजों का घर में इस्तेमाल करना है, कहां आपने बंकर्स में जाना है? ये दुनिया भर के जितने बिलियनर्स हैं, इन्होंने बंकर्स बनाना शुरू कर दिए कि एटमी हमला भी हो जाए तो ये महफूज रहे। ये क्यों करे सारे? आपने एक ऐसा काम कर दिया है, यानी दुनिया में हमने कभी जिंदगी में ऐसी चीज सूरत हाल नहीं देखी कि एक मुल्क की फौज ने तीसरे मुल्क में जाकर फलाने मुल्क की एम्बेसी को मिसाइल मार दिया। अब ईरान कल को जाकर किसी और मुल्क में वो मिसाइल मारे तो क्या होगा? अब ईरान क्या करेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि सबसे अहम ऑप्शन है ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल मारने की। वो इजराइल पर भी मार सकता है और वो इजराइल की एम्बेसीज पर भी मार सकता है। ये सबसे बड़ी अहम सूरत हाल है। और सोचे उन्होंने काम कब किया है? रमजान में ये काम किया है, जब पूरी दुनिया में मुसलमान रोजे रख रहे हैं, और आपने पूरी की पूरी एम्बेसी को उड़ा दिया है। यानी वो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, सफारतकार होते हैं, ये जो सफीर होता है उसके साथ होते हैं सिफारतकार। सिफारतकार को होती है इम्यूनिटी। आप अगर लेट से मिसाल के तौर पर, आपको याद होगा कि रेमंड डेविस का वाकया क्या था। रेमंड डेविस है तो ब्लैक वाटर का जासूस था,
लेकिन उसको कवर दिया हुआ था सफारतकार का, तो वो सफारतकार क्या के निकले, आप किसी मुल्क में बंदे भी मार दें तो वो कहता जी इसको इम्यूनिटी हासिल है, ये सफारतकार, उसको ले जाते हैं। पाकिस्तान में कितने केस हुए थे। तो दुनिया में ये सूरत हाल होती है कि सफारतकार जो होता है उसको इम्यूनिटी हासिल होती है, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, तो आपने उसी को मार दिया है। अब ईरान के पास सबसे अहम ऑप्शन ये है कि वो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे और वो इजराइल के ऊपर हमला करे। देखिए, दो सूरत हाल समझ लें, मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं और इतनी तबाहकुन सूरत हाल अब पैदा हो गई है कि ये असल में उन्होंने पैगाम दिया है प्यूटिन को पैगाम दिया है कि हम असल में जो हमला करने के लिए जा रहे हैं, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम जिनकी मदद लेकर दाइश को ख़त्म करना चाह रहे हो, हम उनके खिलाफ ऐलान जंग कर चुके। देखिए इसराइल क्या चाह रहा है, इसराइल ये चाह रहा है कि जंग छिड़ जाए, सीधी सी साफ बात है, वो जंग चाह रहा है और वो बड़े पैमाने पर अब जंग छेड़ना चाह रहा है। वरना आप अगर किसी भी मुल्क की एम्बेसी को उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस मुल्क को कहा है कि हम पर न्यूक्लियर भी मार दो। ये चाह क्यों रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ईरान का हमने वो, यानी फौज को तो नहीं उसके नुकसान पहुंचा सके, उसके बहुत सारी प्रॉक्सीज को नहीं, उन्होंने हमला किया कि ईरान जंग छेड़ दे। तो ईरान के खिलाफ देखिए, एक बार ज़हन में रखिएगा, अमेरिका यूरोप एक टांग पर खड़े हैं ईरान के खिलाफ, सारी दुनिया एक टांग पर खड़ी है ईरान के खिलाफ। ईरान चूंकि अब बहुत करीब पहुंच चुका है अपना एटमी यानी टेस्ट करने के हवाले से, तो इस सूरत हाल में वो ये चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले हम ईरान पर जंग छेड़ दे। हकीकत टीवी ने आपको ये बात बड़ी अरसे से बता रहा था कि ये लड़ाई होने वाली है और ये होनी है, उन्होंने हमला करना ही करना। आपको याद होगा ना, आज से कोई हफ्ता डेढ़ पहले से हम इस बात को आप तक पहुंचा रहे थे कि लड़ाई उन्होंने करनी है। देखिए सूरत हाल क्या है, उनसे होशी कंट्रोल नहीं हो पा रहे। उनको पता है ईरान अगर एटमी ताकत बन गया तो ये तो हमें उखाड़ कर रख देगी, तो लिहाजा वो चाह रहे हैं कि ईरान जंग छेड़ दे हमारे खिलाफ। आप जब किसी मुल्क के अंदर एम्बेसी को उड़ाते हैं तो आप अगले मुल्क को कहते हैं कि हम पर हमला कर दे, हम तो तैयार हैं। तो वो अगर ईरान हमला करता है तो एक बात आप जहन में रखिएगा, ईरान के मामले पर अमेरिका और सारा यूरोप इकट्ठा हो जाएगा, वो मदद करने के लिए आ जाएगा। आपको पता है कि इसराइल ने काम क्यों किया? अब समझिए ज़रा। इसराइल ने असल में एक प्रपोजल दिया था 2 दिन पहले, और वो प्रपोजल ये था कि जो यूरोप की फौजें हैं, अमेरिका की और दुनिया भर की फौजें हैं, वो इसराइल में आकर लड़ाई करें। अब वो प्रपोजल नेतन्याहू ने दिया है। अब वो अप्रूव कैसे होगा? हमास के खिलाफ तो कोई नहीं आने वाला अभी तक, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं आने वाला। तो आपको कुछ स्ट्रांग लड़ाई चाहिए ना अपना मुल्क बचाने के लिए, तो उसके लिए कोई लड़ाई करनी पड़ेगी। तो फौज तो वो नहीं कर सके और दाइश को वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? अब डायरेक्टली तो वो मिसाइल मारने से रहे, तो उन्होंने उनकी एम्बेसी को उड़ा दिया है शाम के अंदर, और असल में वो कहा है कि अब ईरान हमला करे। अब ईरान अगर हमला करता है इसराइल के ऊपर, या वो बड़ा खतरनाक, जाहिर सी बात है उन्होंने जवाब देना, तो फिर मामला ये होगा कि उसके बाद लड़ाई छिड़ जाएगी और वो फिर इनवाइट करेंगे बाकी ममालिक को कि आ जाओ अब तो लड़ाई करने के लिए आओ इसराइल में, अब हमने इनके साथ लड़ाई करनी है, और वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सूरत हाल तो इंडिकेट कर रही है कि बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। यानी वो उन्होंने इनवाइट कर दिया है कि भाई आ जाओ लड़ाई करने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ने मरने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। तो वो अब इस सूरत हाल में ईरान के खिलाफ तो सारे आ जाएंगे। तो आप ये देखिए ना, जब ईरान के खिलाफ आ जाएंगे तो रूस जो यहाँ पर शाम में कह रहा है कि मैं गोलान की पहाड़ियां महफूज करने के लिए इसराइल के खिलाफ आ रहा हूँ और दाइश को खत्म करने के लिए आ रहा हूँ, तो बताइए फिर क्या होगा? अब इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि हर तरह की सिक्योरिटी यानी वो दें और अब वो इसराइल के खिलाफ ही ऐलान जंग कर दें। वरना देखिए, शाम ने उनको कहा था कि रूस को कहा था कि भाई आप आए और आकर हमारी मदद करें। अब उनको बड़े पैमाने पर काम ये करना पड़ेगा। अब दाइश को वो नुकसान पहुंचाएंगे और ख़त्म करेंगे तो अमेरिका और इसराइल के तो बगल बच्चे हैं वो दाइश वाले, वो तो किसी सूरत भी उनके खिलाफ यानी कोई इकदाम होगा तो वो तो उनके हाथों के तैयार किए हुए बच्चे हैं, वो तो सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना, तो ये काम करते हैं। देखिए, इसराइल ने और अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर डाला कि आपने ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने हैं, आपने रूस से ताल्लुकात ख़त्म करने हैं, उन्होंने इनकार किया। तो अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे पास इस वक्त कौन सी ऐसी फोर्सेस बैठी हुई हैं जो ये मुकाबला कर सके। सो अब उन्होंने उनकी एम्बेसी को उड़ा दिया है।
जो कि बिल्कुल समझ लीजिए कि आप किसी भी मुल्क में आपने जंग छेड़नी होती है तो आप ये काम कर गुजरते हैं। ईरान इस वक्त पूरी तरह तैयार है और उसकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब एक हल है ईरान के पास। देखिए, इजराइल तैयार बैठा हुआ है जंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए, दोनों बंदों को इस वक्त सिचुएशन कौन सी मिली है, ईरान के प्रेसिडेंट को और रूस के प्रेसिडेंट को, और दोनों ममालिक को उन्होंने दोनों को डाल दिया है कि भाई आप जंग छेड़ दें। उधर उन्होंने मॉस्को में हमला किया कि रिएक्ट करेंगे। अब इनका क्या, इनको हमला करना पड़े। देखिए, ईरान हिसाब किताब अपना चुकाता है, ये ज़हन में रखिएगा। हालिया होशियों के थ्रू उन्होंने इतनी कुट चाड़ी, इनको इतनी कुट चाड़ी है कि अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई ये प्रॉक्सी के जरिए तो हम ईरान को हराने में नाकाम हो चुके हैं। शाम के अंदर हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह हमले कर रही है, फलाने हमले कर रहे हैं, हमास से शिकस्त हो रही है। देखिए अब हुआ क्या है। अब आप ये सोचे ना कि आज से वो जो कानून है वो नाफिजुल अमल हो गया है जो इजराइल के अंदर है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहूदी जो है वो जाकर अब फौज में, यानी उनको आना पड़ेगा, जो खास तौर पर कट्टर मजहबी हैं। तो अभी सूरत हाल में वहाँ पर हंगामे फूटे हुए हैं। अब वहाँ पर वो सारे अवाम सड़कों पर निकली हुई है और वो कह रही है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे घर जाए। वो कह रहा है जी मेरी सर्जरी है, फलाना है, वो कह रहे घर जाए। तो घर जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो ही काम करेंगे ना। आप एक ऐसी जंग छेड़ देंगे जिसमें आप कहेंगे कि दौरान जंग तो आप रिजाइन नहीं कर सकते और हालात ख़राब हो गए। और याद रखिएगा, इसराइलियों को इतना पंप किया हुआ है कि वो ईरान से बड़ी नफरत करते हैं। पिछले तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 40 साल में उन्होंने हर दफ़ा ये कहा है कि ईरान ख़तरा है, ईरान ख़तरा है। अभी देखिए नेतन्याहू अपनी तकरीरों में क्या कहता है, वो कहता है ये हिजबुल्लाह, हमास, ये होशी, ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी बैक पर ईरान है। ईरान ने अब अगर बदला ना लिया तो ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि उन्होंने फिर इसके बाद बड़ा हमला करना है। अब वो चाह ये रहे हैं कि ईरान लड़ाई कर दे ताकि इसका एटमी जो प्रोग्राम है, यानी वो हमला करने से उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे कि वो एटमी जो अपना टेस्ट करने जा रहा है उससे पहले पहले हम इस बार हमला कर दें, तो उसके बाद हमारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है, देखिए वो तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। उसको चाहिए कि अब इनके, देखिए वो डिमोना को भी हिट कर सकता है और इसके बाद ऐसी सूरत हाल है कि वो यानी बीच बचाव नहीं कर सकते। इसका नज़ारा हमने हालिया देखा था कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा तो वो पैट्रियट बैटरीज उड़ा दी, उसने तबाह कर दी, कुछ भी नहीं कर पाया अमेरिका। तो अब सूरत हाल तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कहाँ तक पहुँच गई है और मामला काफ़ी हद तक क्यों ख़राब हो चुके हैं। तो एक तरफ तो हाइपरसोनिक मिसाइल अगर वो हमला कर देते हैं इसराइल पर, तो इसराइल का कोई डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाएगा। अगली सूरत हाल ये होती है कि वो सीधी तरह अब इसराइल के ऊपर जाकर कोई तबाहकुन हमला शाम से कर दें। और इस सारी सूरत हाल में देखिए, अगर तो वो ये समझते हैं कि मोसाद के हम एजेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे जैसे उन्होंने पहले इराक में किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इराक और शाम के अंदर उन्होंने बड़ी, उनके पास है मालूमात, उन्होंने हमला कर दिया था। लेकिन ये जो हमला है ये और तरह का हमला है। पहले जब उन पर हमला हुआ था तो दाइश ने हमला किया था उनके मुल्क में, ईरान में आकर, जिसका बदला उन्होंने लिया था इराक में और उसके बाद शाम में उन्होंने इसराइल के मोसाद के एजेंट मार दिए थे और बड़ी तबाहकुन सूरत हाल हुई थी और सारी दुनिया ने देखा था। अब मामला डिफरेंट है। अब उन्होंने आपकी सीधा एम्बेसी पर हमला किया है, आपके कॉन्सुलेट को उड़ाया है। या तो आप उनके कॉन्सुलेट उड़ा दें, और प्रॉब्लम ये है कि ईरान के साथ जितने ममालिक लग रहे हैं ज़्यादातर वहाँ कॉन्सुलेट तो है नहीं, और बाकी जो ममालिक है अब उनके साथ तो ताल्लुकात ऐसे हैं कि उनका तो कोई कसूर नहीं, उनके मुल्क से तो नहीं हुआ। तो या तो शाम से आपको तबाहकुन अब एक जंग छेड़नी पड़ेगी, और ये समझ लीजिए ये लाने जंग है। अब यहाँ पर ईरान के लिए भी मुसीबत है कि वो इस सारी सूरत हाल में दुनिया उस पर चढ़ दौड़े, तो चाइना को भी अब स्टेप इन करना पड़ेगा। वो जानबूझकर ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं कि जहां पर आप जंग की तरफ जाएं। इसीलिए तो इंडिया को भी बार बार कह रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ खड़े हो, आप रूस के खिलाफ खड़े हो। अब सोचे जरा, अब आप छोटी सी जरा एक बात समझ लीजिए, हम इतने बेवकूफ़ और जाहिल हैं कि हमसे ज़्यादा जाहिल कोई भी नहीं है। हमने कहा जी हमने ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करना है, पहले तो हमें करना ही नहीं चाहिए था अगर हम अमेरिका का प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते। अब आप बताइए कि चंद दिन पहले अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान जरा करके तो दिखाए, हाँ ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू, हम उस पर पाबंदियां आयद कर देंगे। उसने कहा हम कौन सी पाबंदियां आयद करेंगे ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम कर देंगे, हम सबको वार्न करते हैं। अब आप बता दें कि इस तरह की जब तबाही हो रही है दुनिया के अंदर, तो क्या हमें वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता
कि हमें कोई प्रोजेक्ट वो शुरू करने दे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान के खिलाफ इजराइल कोई भी काम करने से हिचकिचाता नहीं है। असल में आज ये जो हमला हुआ है उसने इंडिकेट किया है कि कल को वो रूस के एम्बेसी पर भी हमला कर सकते हैं, वो कर देंगे। जिन्होंने मॉस्को के अंदर जाकर हमला कर दिया है और जिन्होंने सारा कुछ कर दिया वो कर देंगे। अब वो पीछे नहीं हट रहे। देखिए इजराइल ने पहले क्या सोचा था जब उसने गजा में इतनी बमबारी की, उसने कहा मैं 40,000 बंदा मारा है, ये मुस्लिम ममालिक मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे तो मैं फिर बुला लूंगा नेटो को और ये सारे ममालिक को, तो वो आ जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन आप एक बात बताए, उसने देखा, उसने कहा यार मुसलमान तो जाग ही नहीं रहे। वो अलग बात है कि उसी चीज़ की सज़ा आज अर्दोगान को मिली है कि वो इलेक्शन भी हार गया है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ईरान पर नजरें हैं। अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं तो भी ये जंग है, और अगर वो बदला नहीं लेते तो फिर इसराइल उनके एटमी प्रोग्राम पर इससे बड़ा हमला करेगा। तो हमले का जवाब उन्होंने देना, लेकिन अगर छोटा मोटा जवाब दिया तो बात नहीं बनेगी। हमले का जो जवाब देना पड़ेगा वो बड़ा और तबाह कुन जवाब उनको देना पड़ेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।